नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक प्लस स्टडी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है समास। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको यह टॉपिक कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के अंत में हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी शामिल किया है, जिससे आपका ठीक से याद हो सके। पहले हम व्याख्या करते हुए समझेंगे और साथ ही ट्रिक से भी समझेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि टॉपिक का नाम है समास। दोस्तों, समास का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो अगर आप इस वीडियो के बाद क्या है, कभी उस समास का एग्जाम क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं है एग्जाम में, आपको उसका कभी भी ऑप्शन छूटेगा ही नहीं, वो आप क्वेश्चन करके आएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जैसा कि समास समास का दोस्तों अर्थ है संक्षिप्त। संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, तो इसका अर्थ है संक्षिप्त। और उसका जो डेफिनेशन जो दिया गया है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें समास कहते हैं। दो शब्द, दो अथवा दो से अधिक, या तो दो शब्द या दो से अधिक हो सकते हैं, तीन से मिलकर बना हो सकता है। कैसे? जैसे समझ लेते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर, जैसे कि मान के चलिए प्रयोगशाला, यह है प्रयोगशाला शब्द है। दोस्तों, आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको एकदम ट्रिकी समझ में आ जाएगा। पहले विस्तार से समझाएंगे व्याख्या करते हुए, उसके बाद में किस प्रकार से एग्जाम में ट्रिकी तरीके से उसको आपको हल करना है, वो भी उसको में बताएंगे। प्रयोगशाला, तो इसमें दो अथवा दो से अधिक शब्दों से, तो जैसे एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, तो इसको दो शब्द मिला के जो बनाया गया है तो प्रयोगशाला। तो डेफिनेशन में यही चीज़ दर्शाई गई है यहाँ, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक, इसका सही अर्थ निकले, कोई ना कोई अर्थ बने, वो सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें समास कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलके हमने जो बनाया है प्रयोगशाला, तो उनको हम समास कहते हैं। अब इसी प्रकार संधि, संधि में भी क्या है, संधि में भी कन्फ्यूजन होता है। संधि क्या है और समास क्या है, उसमें भी इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं दो शब्दों को। तो उसका अंतर को भी हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से संधि और समास में, तो उस अंतर को, जो समास और संधि में अंतर है, उसको भी हम अभी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सिर्फ फोकस था कि इसकी जो डेफिनेशन है उससे हम समझ सकें, डेफिनेशन से कि क्या उसमें अंतर है, डेफिनेशन का क्या मतलब है। तो आपको बता ही दिए हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द, जैसे हमने प्रयोगशाला का उदाहरण दिया, प्रयोगशाला दो से मिलकर बनाया और सार्थक भी बना, तो हो गया प्रयोगशाला। इसका दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बने, वो समास कहते हैं। चलते हैं संधि और समास में अंतर क्या है, उसको अभी क्लियर कर लेते हैं। संधि और समास में अंतर देखिए दोस्तों, संधि में जैसे कि अभी हमने क्या किया, वही मैं एग्जाम्पल ले लेता है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, ये अंतर को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, मान के चलिए आपने बहुत ही विद्या विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, या मान लो विद्यालय, चलिए विद्यालय ही लिख लेते हैं आसान सा, विद्यालय। अब इसमें क्या है, हमने वहाँ क्या किया, प्रयोगशाला, प्रयोग और शाला, प्रयोगशाला। अब ये संधि की दृष्टि से हम अगर विद्यालय को देखते हैं, तो विद्या, विद्या धन आलय, ये ला है पूरा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इस जगह पे विद्याधन आलय, तो यहाँ पर हमने आ को सिलेक्ट किया है, आ की वर्ड है, और यहाँ भी आ है, तो यहाँ पर आ धन आ बराबर आ, तो विद्यालय। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर हमने संधि में वर्णों को ध्यान में दिया है, वर्णों को ध्यान में देते हुए
किया है। बर्ड का मतलब दोस्तों, वर्ड का मतलब शब्द से नहीं है, जैसे आप इंग्लिश में समझ रहे हो कि बर्ड मीन्स शब्द, वो नहीं है। वर्ड का मतलब है, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी टॉपिक पर वर्ड का मतलब होता है अक्षर, मात्रा। मात्रा से मतलब है जो मात्राएं बनी छोटे आ की या बड़े आ की, तो अ धन आ बराबर आ हो जाता है, या छोटा आ बड़ा नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग बचपन से ही छोटा बड़ा समझते हैं, चलो उसी तरह समझ लेते हैं। तो यहाँ ये वर्ड हैं, ये वर्ड हैं। छोटे आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, इस प्रकार से हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इनको वर्ड बोलते हैं। तो वर्डों का मेल जो होता है वो संधि में होता है। यहाँ पर हम मात्राओं को ध्यान में, तो उनकी ध्वनियों को ध्यान में देते हुए ध्वनि को निकाल रहे हैं और इनसे जोड़ जो कर रहे हैं और सार्थक शब्द को बना रहे हैं, वो होती है संधि। उसको हम संधि कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। और जो समास होता है, समास में हम शब्द को, तो सार्थक शब्द जोड़ रहे हैं, वो होता है समास। समास को हम समास विग्रह करते समय या समास को संक्षेप करते समय या समास का अध्ययन करते समय हम वर्ड विशेष पर कोई ध्यान नहीं देंगे कि क्या वर्ड है, उसकी मात्रा पर ध्यान न देते हुए उसको जब जोड़ते हैं तो वो होता है समास। और मात्राओं का जहाँ स्टडी करते हैं, मात्राओं को जोड़ते हुए जो अध्ययन करते हैं, वो है संधि। तो ये है दोस्तों संधि और समास में अंतर, जो हमने यहाँ संधि और समास में अंतर स्पष्ट किया है। अब अगला चलते हैं इसी को आगे और व्याख्या करते हुए। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमने उसकी परिभाषा को समझ लिया, समास की परिभाषा को समझा, संधि और समास में क्या अंतर है उसको समझा है। अभी हमने प्रकार नहीं बताए हैं, आप थोड़ा और देखते चलिए आगे, इसको एकदम क्लियर कर देंगे इस पॉइंट को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ समझ लेते हैं कि समास मीन संक्षेप होगा, लेकिन एक आपने और सुना होगा समास विग्रह। हम समास विग्रह की बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं, कुछ वर्ड हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं इस टॉपिक पे, तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो समास विग्रह आप समझेंगे दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो हिंदी से दूरी बनाए रखे हैं, या मैथ से साइंस से, उन लोगों के लिए है, या बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपना ये टॉपिक को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए। जो बहुत ज़्यादा हिंदी का जानकार है, वो तो उसको लगेगा कि मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, ऐसा क्यों बता रहा हूँ। लेकिन मेरा बताने का तरीका है कि जो लोग हिंदी से दूरी बनाए हुए हैं, हिंदी जिनका टॉपिक नहीं रहा है, हिंदी जिनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनको किस प्रकार से हिंदी को जल्दी से कम समय में फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, किस प्रकार कवर करना है उस टॉपिक को, सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा हिंदी के ज्ञाता हैं, उनके लिए खास ये वीडियो नहीं है, वो ऑलरेडी ज्ञाता हैं। जो लोग हिंदी में कमज़ोर हैं, उनको मैं ये टॉपिक, आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरा टॉपिक ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, या मैंने इस वीडियो में झूठ कहा है। चलिए, तो हमने समास को समझा, समास को समझ लिया, शाब्दिक अर्थ उसका संक्षिप्त होता है। और हमने संधि संधि नहीं पढ़ाई है, लेकिन संधि और समास में अंतर समझा कि इसमें शब्दों का मेल है, यहाँ पर वर्णों का मेल है। वर्णों से मतलब है मात्राओं का मेल है, मात्राएं यहाँ पर ध्यान देते हुए हम उसको संधि समझते हैं कि वो संधि है, उसको जोड़ते हैं ना, तो वो संधि मानी जाती है। मात्राओं को उसमें ध्यान दिया जाता है। संधि विच्छेद करते समय ऐसे सार्थक शब्दों को तोड़ा जाता है कि मात्राएं किस प्रकार से टूट रही हैं, किस प्रकार से उनके वर्णों को तोड़ रहे हैं हम, और सार्थक शब्द दो अलग अलग कर रहे हैं, तो संधि विच्छेद कर रहे हैं या संधि बना रहे हैं। और समास में शब्दों पर ध्यान दिया जाता है, तो ये विशेष अंतर है इसमें। अब चलते हैं, इसमें एक शब्द सुना होगा आपने, समास विग्रह, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह की बात करेंगे तो जैसे कि आपने अभी एक क्वेश्चन जैसे है कि यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त शब्द है, यश प्राप्त शब्द है, और इसका विग्रह क्या कहलाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसका विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ये इसका विग्रह हुआ। यश प्राप्त का ये है, समास का पद है, यश प्राप्त शब्द है, इसको विग्रह जब करेंगे तो यश को प्राप्त हुआ, ये इसका कहलाएगा समास विग्रह। कैसे हुआ है यश को प्राप्त, ये हम आगे बढ़ पाएंगे वीडियो में। यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि समास विग्रह क्या है। तो इसका जब यश प्राप्त का हमने समास विग्रह किया है, तो वो यश को प्राप्त है।
उसका मतलब है यश को प्राप्त। अगर आपसे दिया जाता है कि यश प्राप्त का समास विग्रह कीजिए, तो उसका आंसर है यश को प्राप्त। अब किस प्रकार से है वो हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले ये चीज़ और समझ लेते हैं, इसमें आगे आवश्यकता होगी पूर्व पद और उत्तर पद। एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो पूर्व पद और उत्तर पद समझ लेते हैं कि उसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। जैसे मैंने बोला था कि यश, यश प्राप्त, अभी जो बताया था कि यश प्राप्त, चलो उसी से समझ लेते हैं। यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो इसको हमने विग्रह किया था तो यश को प्राप्त हो गया, तो वो तो यश को प्राप्त विग्रह हो गया। लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद, दोस्तों बहुत ही कॉमन बात है इस शब्द में। ये पूर्व पद हो गया फर्स्ट में, और बाद में उत्तर पद हो गया। इसको हम, जो बाद में पद बनता है उसको उत्तर पद कहते हैं, और पूर्व में जो पद रहता है उसको पूर्व पद रहते हैं कहते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। आगे जब टॉपिक हम जब अध्ययन करेंगे उसके बारे में, तो पूर्व पद और उत्तर पद बहुत मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी कॉमन सी चीज़ है, पूर्व पद ये क्या है और उत्तर पद क्या है। तो आगे चर्चा करते हैं इसी चीज़ पे। अब आगे चलते हैं टॉपिक में, तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से चलता है जैसे समास के भेद। समास समझा हमने क्या होता है, उसका समास विग्रह समझा। उसके बाद में अब समास के भेद समझ लेते हैं। पूर्व पद उत्तर पद भी हमने समझ लिया है, अब समास के भेद। तो समास आपके एग्जाम में 6 प्रकार के आएंगे, इन्हीं से पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा भी नहीं पूछा है। वैसे कई प्रकार के हैं, बड़े टॉपिक पर लेके चलेंगे तो ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, आपके लिए इतना काफ़ी है। समास के भेद, तो नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब मैं चाहूँ तो इनको यहाँ पर आपको ट्रिक से बता सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं आपको थोड़ा-सा विस्तार से बता दूँ। उसके बाद इस ट्रिक को फ़ॉलो करेंगे कि किस प्रकार से हमको शॉर्ट तरीके से इसे समझना है। तो आगे अव्ययी भाव समास को चलते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। दोस्तों अव्ययी भाव में होता है कि जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान भी हो, मतलब पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय होना चाहिए पूर्व पद, और वो प्रधान भी हो, वो समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो यहाँ पर आपने पूर्व पद तो समझ लिया कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, वो तो ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जैसा कि पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय जुड़ा हुआ हो, तो पूर्व और उत्तर पद तो मैंने समझा दिया है। लेकिन प्रधान और अप्रधान होना ये क्या है, ये चीज़ों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो दोस्तों जो है कि पूर्व पद प्रधान, पदों की प्रधानता है ये। पूर्व पद प्रधान किस किस में होता है, अव्ययी भाव समास में। जैसे कि आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पूर्व पद प्रधान है, जैसे कि मान के चलिए कि दोनों पद प्रधान हो या कोई पद प्रधान नहीं हो, तो एक बहुब्रीहि समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे बहुब्रीहि समास है तो उसमें कोई पद प्रधान नहीं रहेगा। जैसे रहेगा कि लंबोदर, आपने देखा होगा उसमें ऑप्शन आ जाएगा लंबोदर, लंबोदर आ जाएगा, पीताम्बर आ जाएगा, चक्रपाणी आ जाएगा। तो उसमें ना तो पहला पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, और ना ही उत्तर पद प्रधान है। तो उसमें क्या है, कोई पद प्रधान नहीं है। तो इसी प्रकार अव्यय की प्रधानता यहाँ मानी जाती है। अव्ययी भाव कैसे बढ़ रहेगा, जैसे मानो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में जैसे परिभाषा में बताया गया है, अव्ययी भाव समास की बता रहा हूँ मैं। तो ये तो पूर्व पद हो गया प्रति, और दिन हो गया उत्तर, उत्तर पद। तो प्रति जो है अव्ययी है, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन से होते हैं जिसपे लिंग का, वचन का, इन चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े, तो अव्यय कहलाते हैं। जैसे प्रति हुआ, यथा हुआ, यथाशक्ति आता है, आजन्म आता है, भरपेट हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो आगे अव्यय, अव्यय शब्द जुड़ा होता है इनमें, और उसकी प्रधानता मानी जाती है। तो सीधा सीधा आप इतना समझ लीजिए, नहीं तो आप इसमें और ज़्यादा लफड़ा में पड़ जाएंगे। कि सिर्फ आपको क्या करना है, पूर्व पद प्रधान सिर्फ आपको मिलेगा अव्ययी भाव का। एक ही ऐसा है जो फर्स्ट वाला अव्ययी भाव वाला, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अच्छा,
अब चलिए हम चलते हैं सबसे लास्ट वाले में। इसका हो गया पहला पद प्रधान, इसका हो गया कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्री समास का कोई पद, ऐसे क्वेश्चन आता है कि बहुब्री समास का कौन सा पद प्रधान है, या इस दिए गए निम्नलिखित में दिए हुए थे अव्ययी भाव में से कौन सा पद प्रधान होता है, ऐसे पूछ लेगा। तत्पुरुष में कौन सा पद होता है, प्रधान होता है, या मान लो उत्तर पद कैसा होता है, किसी प्रकार घुमा के पूछ लेगा। तो आप मान के चलिए पूर्व पद प्रधान सिर्फ अव्ययी भाव में होता है, और बहुब्री भाव में कोई पद प्रधान नहीं होता है। और एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व से दा से हम दोनों कर लेते हैं। दा को, द्वंद्व के दा को इन दोनों से जोड़ देते हैं। ये जो दोनों पद हैं उनसे द्वंद्व के दा से जोड़ देते हैं, तो वो हमेशा याद बना रहेगा। बहुब्री बहु हो गया, मतलब बहु अन्य ही पद प्रधान हो गया, ये भी हमें याद हो जाएगा। और पूर्व पद, ये पहला पद हमें याद करना पड़ेगा, अव्ययी भाव का जी पहला पद प्रधान होता है। और द्वंद्व का जो है उसको दो से जोड़ दीजिए, दोनों पद प्रधान। द्वंद्व मीन्स दो मान लीजिए, तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, उसमें से दोनों पद प्रधान होते हैं जी द्वंद्व समास में। और बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं होता, बहु अलग ही होता है उसका अर्थ, तीसरा ही पद बन जाता है। अच्छा, बचा कौन सा आपका, ये अव्ययी भाव समास निकल गया, बहुब्री है निकल गया। हमें मालूम है कि बहुब्री का जी अलग ही होता है और अव्ययी भाव का फर्स्ट होता है। तो ये दो हमने निकाल दिया, और द्वंद्व को हमने निकाल दिया दो से जोड़ के। अब जो बचे हैं तीन भाई लोग दोस्तों, वो तीनों उत्तर पद प्रधान वाले हैं। अब दोबारा एक बार फिर देख लीजिए, पूर्व पद वाला एक बार फिर से आप देख लीजिए उसको, एकदम वीडियो चलते चलते ही आपको याद हो जाना है दोस्तों। पहला आपका है पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव का, बस इतना याद रखिए कि इसका पहला पद प्रधान है अव्ययी भाव का, ठीक है। और उसके बाद बीच में किसी की चर्चा मत कीजिए। अब बहुब्री समास पे चलिए, तो बहुब्री में बहु, बहुत, बहुब्रीय मतलब अलग ही है उसका, ना तो पहला है ना दूसरा है, ना पहला है ना उत्तर है, अलग ही पद है, मतलब कोई प्रधान है ही नहीं उसमें, तीसरा ही पद पे चला जाता है वो। ये दो क्लियर हो गए। उसके बाद आ जाइए द्वंद्व पे। द्वंद्व वाले का जोड़ दीजिए दोनों से, द्वंद्व वाले का जोड़ दीजिए दोनों से, तो दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो आगे किस प्रकार के पद हैं वो आप पहचान लेंगे, अभी बताएंगे तो। अब एक बचता है दोस्तों उत्तर पद प्रधान वाला। पूर्व पद हो गया, कोई पद नहीं है, दोनों पद हैं, उत्तर पद जो बचे हुए तीनों हैं वो उत्तर पद प्रधान होते हैं। ये है पदों की प्रधानता। अब आगे चलते हैं हम अव्ययी भाव समास। जैसे हमने अव्ययी भाव समास में बताया है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वह प्रधान माना जाता है पहला पद, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसी डेफिनेशन पूछ के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसमें देखिए, अब आपका है कि भरपेट, भरपेट, भरपेट वाला पहला है, तो भरपेट, पेट भर के, इसका विग्रह हो जाएगा पेट भर के। इसको थोड़ा विग्रह को, पहले वाले का जो विग्रह है उसको थोड़ा याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। पेट भर के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल जैसे चलता है, अनुकूल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल जैसे देखा हो, मैथ में भी चलता है। तो यहाँ सिर्फ हमको ये समझना है कि ये जो भर, यथा, भर, यथा, प्रति, ये जो इस प्रकार के शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द हैं। और भी होते हैं, अनु होते हैं, यथा होता है, आ होता है, आ भी जुड़ के बन जाता है। तो कहने का मतलब है जो 6 समास बताए गए हैं अव्ययी भाव, उनमें से एक ऐसा समास है जो आप इन्हीं से, इन शब्दों से ही पहचान लेंगे। जो शब्द आगे जुड़े हुए हैं यही से पहचान लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। आपको इतनी व्याख्या करने की और इतना मतलब डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये जो आगे अव्ययी शब्द दिए हुए हैं इन्हीं से पहचान लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोई ऑप्शन आ जाएगा तो कैसे पहचानेंगे। देखिए पेट
संभव, जन्म, दिन, कुल, इन ऑप्शनों में सार्थक पीछे दिए हुए हैं। सार्थक वो भी हैं, लेकिन अव्यय हैं वो, तो उन अव्यय को हमको अलग से ही पहचान हो जाएगी, तो तुरंत हम उस पर टिक करेंगे, ये भाई अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ हमारा अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया है। अब हमें कौन सा करना है? अब हमको अव्ययी भाव नहीं करना है, अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष नहीं करना है। हमें आपको आसान बनाने के लिए अब हम आपको कराएंगे द्वंद्व समास, ये वाला कराएंगे। कराना तो सभी है, मैं करा सकता हूँ तत्पुरुष भी, लेकिन अभी मैं द्वंद्व समास आपको बताऊंगा। ये अव्ययी भाव बता दिए हैं, अब द्वंद्व समास, अव्ययी भाव अव्यय से ही पहचान लेंगे। अब द्वंद्व समास किस प्रकार से आपको बताना है, समझना है। अब उस द्वंद्व समास पे चलते हैं कि द्वंद्व समास को कैसे समझें, बीच वाले क्यों छोड़ दिए तीनों। अगर मैं तत्पुरुष और कर्मधारय बताने लगूंगा तो आपको ये बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। अभी किस प्रकार से आसान मैं इसको बनाऊंगा आप देखिए। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का हम अध्ययन करेंगे इसके बाद, अव्ययी भाव के बाद। जैसा कि पदों की प्रधानता में पहले हमने बताया था कि द्वंद्व समास के द्वंद्व द्वा से जोड़ देंगे तो दो दो आंसर निकल के आएगा, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ऐसे करके तो प्रधान पदों की प्रधानता को हम याद कर लेंगे, और इसकी पहचान जब ऑप्शन में आएगा कि कौन सा समास द्वंद्व है तो उसको कैसे पहचानना है, उस शॉर्ट तरीके को हम समझाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको योजक चिन्ह या और ये सब मिलेगा इसमें। जैसे देश, योजक चिन्ह विदेश, देश और विदेश, आगे और पीछे, ठंडा गरम, खरा खोटा, इस प्रकार से ये लगे हुए आएंगे। बीच में या तो योजक चिन्ह रहेगा या और लगा होगा या सेंस निकलेगा। तो देश विदेश, आगे पीछे, खरा खोटा, इस प्रकार के शब्द उसमें होंगे। तो पदों की प्रधानता हमने द्वंद्व से याद कर ली, और ये बीच में इस प्रकार से याद कर लिया कि इसमें योजक चिन्ह रहता है और इसमें या और का सेंस छिपा हुआ रहता है। इस प्रकार से विग्रह करने पर ऐसे ही निकलेगा, देश और विदेश, आगे और पीछे, ठंडा या गर्म, खरा और खोटा। इस प्रकार से ये द्वंद्व समास को हम आसानी से पहचान सकते हैं। और पदों की प्रधानता, दोनों शब्द, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब हम चलते हैं अगले समास पे। हमने यहाँ पर दो समास को क्लियर कर लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अगले अव्ययी भाव और द्वंद्व हो जाने के बाद द्विगु समास की। तो द्विगु समास को देखो कितनी जल्दी आसानी से हम समझेंगे। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें आगे गिनती लगी हुई होती है, त्रिलोक, चौराहा, त्रिलोक, त्रिकोण, तिरंगा। तो आगे भी देखो ये जो गिनती का होगा था इंडिकेट करेगा कि त्रिलोक, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, तो इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे वो द्विगु समास में मिलेंगे। इस प्रकार के शब्द कहाँ मिलेंगे हमें? द्विगु समास में। और पदों की प्रधानता में हमने जैसे बताया था कि इनका उत्तर पद प्रधान होता है, तीन का, तत्पुरुष का और कर्मधारय का और द्विगु का। ये थोड़ा चीज टॉपिक्स पदों की प्रधानता वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पूर्व पद प्रधान होता है केवल अव्ययी भाव में, और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में और कर्मधारय में और द्विगु में। तीन में होता है उत्तर पद प्रधान, और दोनों ही द्वंद्व में होते हैं पद प्रधान। और दोनों पद ही अप्रधान, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता, वो होता है अकेला बहुव्रीहि है। तो अव्यय ऐसा है जिसमें पूर्व पद प्रधान है, और बहुव्रीहि ऐसा है जिसमें एक तीसरा ही पद निकलता है, और द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान है, और उत्तर पद बचे हुए तीन रह गए उनमें उत्तर पद प्रधान है। तो द्विगु समास को हम इसी प्रकार से चार चार रास्तों का समाहार जो होता है, चौराहा, त्रिलोक, त्रिकोण, तिरंगा, तीन रंगों का, तो ये सब इस प्रकार से इतना विग्रह करने के लिए नहीं आता है। विग्रह आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको किस प्रकार से उसमें ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा समास है वो सिर्फ बता रहा हूँ। द्वंद्व में आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अव्यय भाव में, अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में अव्यय होता है। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। अव्ययी भाव समास हुआ, अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में आगे अव्यय होता है, और द्वंद्व में योजक चिन्ह या और होता है। अब हो गया ये द्विगु, द्विगु में आगे ये काउंटिंग जैसी रहेगी, आपको क्लियर है, शॉर्टकट है, काउंटिंग रहेगी इस प्रकार से, त्रिलोक, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, इस प्रकार से ये हो गया द्विगु समास। अब अगला समास हम पकड़ते हैं,
अगला समास हम यहाँ करेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को यहाँ से हम करते हैं, तो बहुब्रीहि समास को समझेंगे। बहुब्रीहि समास के इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, इस प्रकार के शब्द उसमें रहेंगे। लंबोदर, अभी तक जो हमने बताया अव्यय अव्ययी भाव बताया, द्वंद्व बताया, द्विगु बताया, उसमें इस प्रकार के शब्द आपको दिख रहे होंगे, नहीं है। अव्ययी भाव में अव्यय वाले शब्द हैं, द्विगु में काउंटिंग वाले शब्द हैं, त्रिलोक, त्रिभुवन, तिरंगा, और द्वंद्व में योजक चिन्ह वाले और या और वाले हैं, जैसे दिन रात, हानि लाभ, इस प्रकार के हैं। और लंबोदर, ये बहुब्रीहि समास में इस प्रकार के शब्द आते हैं। लंबोदर, ये विग्रह करेंगे अगर हम इसका, अगर बात विग्रह की है तो विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका, इस प्रकार से इसका प्रॉपर विग्रह करते हैं, मतलब लंबा है उदर। तो लंबा है उदर, तो वो तो लंबोदर तक रह गया, लंबा है उदर, लेकिन ये जाता है, कोई पद प्रधान नहीं रहता ना, इसीलिए इसका विग्रह बनता है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात अर्थात गणेश, गणेश भगवान की बात है। तो विग्रह करने पर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब अगला है, इस प्रकार का और किसी में आपको नहीं मिला होगा एग्जाम्पल, इस प्रकार का अलग ही दिख जाएगा। अब छह समास रखेंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये इसका है और ये इसका है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, दशानन, 10 आनंद, 10 संधि विच्छेद की दृष्टि देखेंगे ना, 10 आनंद, तो वो संधि विच्छेद नहीं हम यहाँ कर रहे हैं, ना संधि कर रहे हैं, ना विच्छेदन कर रहे हैं, हम सिर्फ शब्द से पकड़ रहे हैं, समास के रूप में समास पहचान रहे हैं हम इसमें। तो 10 आनंद, तो इसका सही विग्रह, समास विग्रह जो करेंगे, विग्रह करने पर 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। तो ये हो गया दशानन। अब अगला है निशाचर, अगला है निशाचर। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, बता देता हूँ लिख के, थोड़ा इतना समय लग जाता है। निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। तो लंबोदर, वो भी भगवान गणेश, दशानन रावण के लिए चला गया, कोई पद प्रधान नहीं है, अलग ही बहुब्रीहि बन गया। और निशाचर, ये भी निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। चक्र है पाण जिसके, और जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु। तो ये क्या है, बहुब्रीहि बन जाता है। पदों की प्रधानता अगर इसमें देखेंगे तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी भाव में बताया था, अव्यय पहला पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बचे हुए में उत्तर पद प्रधान होते हैं, सीधी सी बात है। तो हमने इतने क्लियर कर लिए, और एक्सरसाइज अभी क्लियर करेंगे ना, तो ऑप्शन में देके पूरा एकदम क्लियर निचोड़ इसका समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं बचना है, क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका। तो यहाँ हमने अव्ययी भाव कर लिया है, द्विगु कर लिया है, द्वंद्व कर लिया है, बहुब्रीहि भी कर लिया है। अब तत्पुरुष और कर्मधारय समास बचे हुए हैं, तो अब हम तत्पुरुष कर लेते हैं, उसके बाद कर्मधारय सबसे लास्ट में। तो तत्पुरुष कर लेते हैं, चलते हैं तत्पुरुष की तरफ। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष में पदों की प्रधानता हमने जो बताई थी, उत्तर पद, जैसे बता दिया था एक बार पदों की प्रधानता में, पदों की प्रधानता आप वहाँ से याद कर लीजिए, जैसे बताया था अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान है, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसको कैसे पहचानेंगे। अव्ययी भाव से एक पहचान में आ गया, एक लंबोदर, गणेश, रावण, दशानन, इस प्रकार से पहचान में आ गया। एक योजक चिन्ह से पहचान में आ गया कि या और लगा होता है, दिन रात, इससे पहचान में आ गया। द्विगु पहचान में आ गया, त्रिलोक, त्रिभुवन, तिरंगा, इस तरह से काउंटिंग से पहचान में आ गया। लेकिन तत्पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों इसमें विभक्तियों का लोप होता है। अब विभक्तियाँ क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने कभी पढ़ी हो विभक्तियाँ। तो ये विभक्ति हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से
अलग होने के सेंस में, अलग होने के लिए सेंस में संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में या पर, संबोधन है, अरे। तो ये विभक्ति हैं। जैसे या तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे याद कर लो, या प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए ऐसे याद कर लो। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ता और संबोधन दो को छोड़ के कर्ता और संबोधन दो को छोड़ के बाकी का करण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये विभक्तियों का लोप जो टोटल है 1 2 3 4 5 6, 8 में से 2 छोड़ दीजिए, 6 विभक्ति कर्म से लेकर अधिकरण तक ये तत्पुरुष समास में जो इनके पीछे को, से, के लिए दिए हुए इनका लोप रहेगा। और साथ ही वहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी विभक्ति तत्पुरुष समास है। या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा, अगर आप पहचान लेते हैं कि इसमें कोई से कोई विभक्ति लगी हुई है, चाहे तो को लगा हो, चाहे से के लिए, या से अलग होने के लिए, का, की, रारी, रे लगा हुआ है, तो ये जो विभक्तियों में से कोई लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि तत्पुरुष समास है। और डीपली अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको सिर्फ को वाली विभक्ति का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कर्म तत्पुरुष समास है कि कर्ण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है या अपादान तत्पुरुष समास है, या संबंध तत्पुरुष समास है या अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो ये दोस्तों आपको याद करनी पड़ेंगी, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको इसी प्रकार से याद करनी पड़ेंगी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, रारी, रे, अधिकरण में, पर, और संबोधन है, अरे। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इनकी वजह से ही डीपली अगर पूछ लिया कि कौन सा तत्पुरुष समास है, अगर उसने पूछा कि तत्पुरुष समास कौन सा, तो आप विभक्तियों से पहचान ही लेंगे। अगर विभक्तियों में भी उसको कर्म तत्पुरुष है कि कर्ण तत्पुरुष है, इस प्रकार से पूछ लेता है, तो विभक्तियों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही विभक्तियां हैं। तो चलते हैं उधर अपने समास की तरफ, तत्पुरुष समास की तरफ। जैसे दोस्तों यश प्राप्त, तो इसका विग्रह हम करेंगे तो यश को प्राप्त करेंगे। यश, यश को प्राप्त, तो ये हो गया इसका विग्रह। तो यश को प्राप्त, यश प्राप्त शब्द जैसे ही पहचानेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यश को प्राप्त। तो यश के लिए प्राप्त, ये तो बनेगा नहीं, या यश में प्राप्त, तो ये तो बनेगा नहीं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को पे जैसे ही हमारा चला जाएगा तो वहां पर कर्ता ने कर्म को, कर्ता वाली विभक्ति तो इसमें है ही नहीं, कर्ता और संबोधन वाली नहीं है, कर्म से शुरू है, तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष वाली हो जाएगी। इसी प्रकार यश प्राप्त, गगन को गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, तो यश प्राप्त और गगन चुंबी, ये मतलब कर्म तत्पुरुष से है, कर्म तत्पुरुष समास है ये। अगला है पथभ्रष्ट, शोकग्रस्त, करुणा। अगला जैसे मान के चलिए क्रम से ही ले लेते हैं, शोकग्रस्त और करुणापूर्ण, तो शोक से ग्रस्त और करुणा से पूर्ण, विग्रह करेंगे तो शोक से ग्रस्त और करुणा से पूर्ण। तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें को लगेगा या से। तो से कौन सी में आती है, कर्ण वाली विभक्ति में आती है, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। अच्छा, आगे है प्रयोगशाला, ये आगे है प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, के लिए शब्द है, इसमें के लिए जुड़ेगा, विभक्ति इसमें के लिए जुड़ जाएगी। तो के लिए भी वाली विभक्ति है संप्रदान, के लिए वाली विभक्ति है संप्रदान, संप्रदान। तो प्रयोगशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, देश के लिए भक्ति, तो के लिए जुड़ रहा है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। ये वाले जो हैं वो संप्रदान तत्पुरुष के हैं। ये हैं कर्म के, ये हैं कर्ण से, ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग हो गया है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है, अब दोस्तों अगला है पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट और ऋण से मुक्त। तो इसमें भी से आ रहा है, देखिए पथ से, हमने इसका विग्रह किया पथ से भ्रष्ट और ऋण से मुक्त, तो यहाँ भी से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शोक से ग्रस्त और करुणा से पूर्ण वो नहीं है। ये अलग होने के लिए, पथ से वो भ्रष्ट या ऋण से मुक्त, अलग होने के संबंध में जो सेंस दिखाता है। जैसे नहीं कभी कभी देखा होगा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वहाँ अलग होने का संबंध है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो ऐसी प्रकार के से के सेंस में ये जो है अपादान तत्पुरुष समास बनेगा। अब आगे है राजा का पुत्र,
राजपुत्र, तो ये संबंध है। राजा का आ गया इसमें, का, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। ये तत्पुरुष के ही विभक्ति में दे रहा हूँ, बाकी तो ये जो सभी हैं वो तत्पुरुष समास ही है। पूछ लेगा कि कौन सा तत्पुरुष, सारे तत्पुरुष समास हैं। अगर उसने ऑप्शन में विभक्तियों का लोप करते हुए लिख दिया कि कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, तो वो चीज़, तो यहाँ पर हम राजा का पुत्र का पकड़ लिया, तो वहाँ पर संबंध में है काकी के विभक्ति लोप में, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, राजा का पुत्र और राजा, राजा आज्ञा, राजा की आज्ञा। अगला है पुरुषोत्तम, अगला है पुरुषों में उत्तम, तो में या पर के लोप में यहाँ पर हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो वैसे आता नहीं है, विभक्ति तक नहीं आता है, इसमें सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव है या कर्मधारय है। तो आप ये विभक्तियों का लोप आपको अलग से ही दिख जाएगा, और जितने ऑप्शन है उनको देखते हुए दिख जाएगा, तो आप सीधा सा टिक मार देना कि हाँ ये तत्पुरुष समास है। अगर विभक्तियों का लोप करते हुए दिखाया जा रहा है तो आपको पता लगेगा कि इनमें हमको पहचानना पड़ेगा और विभक्ति हमको याद करनी पड़ेगी। तो ये है अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषों में उत्तम, आप बीती, अपने पर बीती या आप पर बीती, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो ये जो में सेंस में है, तो आप विभक्तियों को याद कर लेंगे तो ये तत्पुरुष समास यहाँ पर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है अव्ययी भाव हमारा खत्म हो गया, अव्यय होता है। बहुव्रीहि में एक तीसरा लंबोदर वगैरह इस प्रकार के आते हैं, दशानन, चक्रपाण वगैरह। द्वंद्व में अलग अलग होते हैं, जैसे रात दिन, भर, रात दिन होता है। भाई बहन, भाई बहन तो उसमें नहीं दिया है ऑप्शन में हमने, उसमें उसके विकल्प में नहीं दिया है, जो मेन दिए हैं उन्हीं को आप अभी कीजिए। उसके बाद आगे भी एक्सरसाइज दी हुई है, तो उसमें से वो आ जाएगा क्लियर होके। अगला एक दिया है त्रिभुवन वाला, तिरंगा वाला जो हमने दिया है, तिरंगा दिया है, और कौन सा है, त्रिलोक दिया है, तो वो हो जाएंगे कौन से, द्विगु वाले। अब तत्पुरुष वाले ये विभक्ति वाले हो गए। मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं। अभी कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने पर पता लगेंगे, थोड़ा भी मामूली सा अंतर रहेगा, आप कन्फ्यूजन भी होंगे, तो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब बचा है कर्मधारय समास, तो बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। हाँ, तो कर्मधारय समास में दोस्तों पदों की प्रधानता की बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या है, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। ये थोड़ा सा विशेषण विशेष्य भी मैं आपको आज अच्छे से समझा देता हूँ, और उपमान उपमेय भी समझा देता हूँ, और कर्मधारय समास भी समझा देता हूँ। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है चरण कमल, तो इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल उसमें नहीं आया है और समासों में। तो चरण कमल, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है चरण, एक है कमल, और दोस्तों एक है लाल मणि, एक है लाल और एक है मणि, लाल मणि। चलो पूरा मान लेते हैं अभी। तो यहाँ मैंने बताया विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, और एक बताया मैंने उपमान उपमेय, उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो अब ये जो चरण कमल है, इसमें उपमान उपमेय का संबंध है, और जो लाल मणि ऑप्शन है उसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। ये कैसे क्लियर किया कि विशेषण विशेष्य का है, देखिए लाल मणि को पहले समझते हैं। विशेषण दो दो संबंध बन रहे हैं यहाँ पर, उपमान उपमेय का, और यह हो सकता है विशेषण विशेष्य का। तो लाल जो है, लाल क्या होता है, लाल पीला काला, ये लाल मणि। तो दोस्तों एडजेक्टिव होता है विशेषण, तो ये विशेषण वाला संबंध हो गया लाल मणि में। क्लियर दिख रहा है कि विशेषण और विशेष्य वाला संबंध होगा, क्योंकि लाल विशेषण होता है, चरण और कमल में तो कोई विशेषण है नहीं, वहाँ भी उपमान उपमेय का संबंध है। तो अब ये कन्फ्यूजन बना रहेगा कि लाल विशेषण है या विशेष ये है, या विशेष ये है या विशेषण ये है। तो दोस्तों सबको मालूम होता है कि लाल ही विशेषण बनेगा, तो लाल विशेषण हो जाएगा, तो मणि क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। सीधी सी बात है, लाल विशेषण है तो मणि विशेष्य हो गया। अच्छा, ये लाल मणि वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया कि लाल शब्द जुड़ गया है, तो इसमें विशेषण विशेष का संबंध है। अब हो गया उपमान उपमेय का संबंध।
दूसरा हमने लिया है ऑप्शन उपमान उपमेय का, चरण कमल। अब देखिए चरण कमल। अब इसमें कौन सा ऐसा है शब्द जो आपको वैल्यूएबल लग रहा है? कमल, कमल है, कमल से तुलना की गई है चरण की, चरण की तुलना कमल से की गई है, तो ये तो मालूम है कि सॉरी उपमान उपमेय का संबंध है, लेकिन कौन सा उपमान है और कौन सा उपमेय है ये कैसे क्लियर होगा? तो देखिए उसके लिए अपने दिमाग में एक छोटा सा ट्रिक बिठा लीजिए। कमल, कमल और चरण दोनों में ये एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज मतलब थोड़ा वैल्यूएबल चीज है, थोड़ा इसका वैल्यू है। चरण से कमल की वैल्यू, किसका मान ज्यादा है, किसका सम्मान ज्यादा है? तो कमल से तुलना की गई है चरण की, मतलब उपमा दी गई है, सॉरी। तो उपमा उपमेय का संबंध बन गया, तो इसका मान ज्यादा है। सो मान के चलिए, थोड़ा शॉर्टकट मान के चलिए कि इसका मान ज्यादा है, तो ये उपमान हो गया, उपमान। जिसका मान ज्यादा है वही उपमान हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक है अपना याद करने का। और जब ये उपमान हो गया तो ये तो उपमेय हो गया, उपमेय। तो ये उपमेय उपमान का संबंध इसमें होता है। तो चरण कमल उपमेय उपमान का संबंध है, और लाल मणि में विशेषण विशेष का संबंध है। बस इतना सा ही है कर्मधारय समास। आगे कुछ और भी इसके क्वेश्चन हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्त तैयार किए हैं कुछ, आपको क्वेश्चन के जरिए से आपको पूरा याद किया जाएगा कि मतलब आपको याद हो गया, समझ गए हैं आप। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो संधि, छंद, समास, अव्यय। तो दोस्तों उसका आंसर हमारा रहेगा समास। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हैं, ना कि वर्ण से, ना कि मात्राओं को ध्यान में रखते हुए, वो संधि हो जाती है। अगर मात्राओं का योग किया गया है तो वैसे तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही अलग है। तो दो या दो से अधिक शब्दों से, तो आप यहाँ पर मान के चलिए शब्दों से मिलकर बने हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, संक्षेप, विच्छेद या विग्रह। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए तो आपको कंफ्यूजन करेगा, तो इसका आंसर होता है संक्षेप। इसका आंसर है संक्षेप। अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, तत्पुरुष होता है, बहुब्रीहि होता है और द्विगु होता है। तो दोस्तों वो द्वंद्व समास है जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आगे है, देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। देव और असुर, द्वंद्व योजक चिन्ह या और बन रहा है, तो इसमें द्वंद्व समास है देवासुर में। दशानन होता तो उसमें बहुब्रीहि समास हो जाता, त्रिभुवन होता तो उसमें द्विगु समास हो जाता, राजपुत्र होता, राजाज्ञा होता, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन होते तो वो तत्पुरुष हो जाता। देवासुर इसमें द्वंद्व समास है। चलते हैं आगे। चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या अव्ययी भाव है? तो चौराहा दोस्तों गिनती आ रही है, तो द्वंद्व है नहीं, द्विगु समास है इसमें। तत्पुरुष कब होता? जब राजाज्ञा जैसा प्रश्न आ जाता, राजा का पुत्र में विभक्तियों का लोप होता कहीं पे, गौशाला आ जाता, इस प्रकार का आ जाता तो तत्पुरुष हो जाता। रावण, दशानन, चक्रपाण, लंबोदर इस प्रकार के आ जाते तो ये बहुब्रीहि हो जाता। लेकिन द्विगु समास कब होगा? जब उसमें गिनती आ जाएगी तब। तो अव्ययी भाव कब होगा? जब उसमें आगे अव्यय जुड़ा हुआ होगा तब, तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसका आंसर है द्विगु समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? अब सुपुरुष में कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों हम उल्टा ऑप्शन को काटते हुए कर लेते हैं। इसमें अव्ययी भाव है नहीं, कोई अव्यय नहीं लगा है इसमें।
और बहुब्रीहि है अव्यय, सो को अव्यय नहीं है, सो महिष अव्यय नहीं है। आप अव्यय एक बार प्रैक्टिस सेट में पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से अव्यय होते हैं। आप ये ना समझें कि इसमें अव्यय है। बहुब्रीहि है नहीं, ना तो ये दशानन है, ना ये चतुरानन है, ना ये लंबोदर है, ना पीताम्बर है, इस प्रकार का है नहीं। अच्छा, द्वंद्व है नहीं, द्वंद्व में दोनों होते हैं, तो द्वंद्व भी नहीं है, योजक चिन्ह भी होता है उसमें। अब ये है कर्मधार है, कर्मधार है, सुपुरुष सुंदर पुरुष लिया गया है, सुंदर पुरुष का इसमें दिया गया है। जैसे बताया था ना, विशेषण विशेष का संबंध होगा या उपमान उपमेय का संबंध होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कर्मधार है। तो कभी कभी हम तीनों को काटते हुए चलेंगे ऑप्शन का, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो वही बचेगा और उसका आंसर भी हमारा कहीं तक लगभग लगभग हमें नहीं जानकारी है तब भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, विशेषण और विशेष के योग होना चाहिए या फिर उपमान उपमेय का संबंध होना चाहिए। तो कर्मधारय होता है या बहुब्रीहि होता है या अव्ययीभाव होता है या द्वंद्व होता है। तो दोस्तों इसका आपको क्लियर है कि उसका कर्मधारय आंसर है, बहुब्रीहि है नहीं, अव्ययीभाव है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है। तो चतुरानन, चार आनन, त्रिभुवन, दिन रात, अन्वय। तो इसका दोस्तों द्विगु, जैसे गिनती वाला मैंने बताया था, द्वंद्व और द्विगु, द्वंद्व में दोनों होते हैं, तो द्विगु में गिनती वाला जो बताया था, त्रिलोक, त्रिभुवन, चौराहा, तो इसमें त्रिभुवन हो गया, सीधा सा है इसका कि त्रिभुवन हो गया इसका आंसर। चलते हैं, अगला है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। चौराहा, अब भाई काउंटिंग वाला तो सीधे बता दिया, द्विगु होता है। पीताम्बर, या तो ये कर्मधारय में लेंगे, नहीं तो ये बहुब्रीहि में बहुत अच्छे से रहता है, इसका पीताम्बर का रहता है। चलो बता देता हूँ, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर का अगर करेंगे हम, तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और पीला है वस्त्र, मतलब पीला वस्त्र, सिर्फ यहाँ तक हम इसको विच्छेदन करेंगे, विग्रह करेंगे, तो पीला, सॉरी, पीला वस्त्र तक रहेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा यही पीताम्बर वाला। और पीला है अंबर जिसका, अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि, भगवान कृष्ण। और पीला अंबर, पीला वस्त्र तक हम इसको रखेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि पीला वस्त्र, तो हो जाएगा विशेषण विशेष का संबंध रखते हुए कर्मधारय। तो हमें बात कर रहे हैं द्वंद्व समास की। तो दोस्तों यहाँ पर नेत्रहीन है नहीं, तत्पुरुष वगैरह ऐसा है नहीं। रुपया पैसा, द्वंद्व में वही बताया, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह होगा या फिर या और का होगा, तो इसका सीधा सा फंडा है, इसका आंसर ये हो गया चौथा। अब अगले क्वेश्चन की, पाप और पुण्य में कौन सा समास है। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। तो पाप और पुण्य, योजक चिन्ह आ गया, सीधा द्वंद्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश प्रेम में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, नहीं है, द्वंद्व है, नहीं है, बहुब्रीहि है, नहीं है, तत्पुरुष है, सीधी ही बात है, तत्पुरुष है भाई, इसमें हमारा तत्पुरुष समास है देश प्रेम में, तो इसका आंसर हो जाएगा, विभक्ति का लोप है इसमें और देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। तो इसमें विभक्ति का लोप है, गौ के लिए शाला, तो इसमें सीधा है कि हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट और इसका आंसर रह जाएगा तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्यादान में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो इसमें विभक्ति का लोप है, कन्या को दान, और हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। बस यहीं तक आएगा। कौन सी विभक्ति समास है, इतना तो बहुत कम आता है, और आता भी है तो कन्या को दान, देश के लिए प्रेम, तो उस विभक्तियों को पकड़ लेना है और तुरंत कर देना है कि ये विभक्ति इसमें आएगी। तो विभक्ति कोई सी भी हो सकती है, उसको आप रटना नहीं है, आपको विभक्ति याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो तत्पुरुष समास तक ही याद है। कोई प्रैक्टिस सेट उठाइए, और बहुत ही कम चांस होते हैं जो तत्पुरुष में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है। कर्मधारय है या तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है, द्विगु है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, नील कमल, अब नील क्या आ गया, नील है आपका विशेषण, एडजेक्टिव, और कमल, तो जब विशेषण आ गया तो विशेषण विशेष का संबंध है, तो नील होता है, नील, पीला, काला, ये सब होते हैं विशेषण, एडजेक्टिव होते हैं। तो जब विशेषण ये हो गया तो कमल विशेष हो गया। अगर पूछ भी लेता है कि कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, तो विशेषण आप पहचान ही लेंगे। जब विशेषण पहचान लेंगे तो विशेष बचा, बाकी बचा हुआ विशेष ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, सीधा है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका।
ऑप्शन है दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास है। क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, द्विगु है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूजन करने वाली बात है कि पीताम्बर में कौन सा है। वैसे पीताम्बर में बहुव्रीहि रहता है, क्योंकि अब मैं दोनों करके देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पीताम्बर का विग्रह करेंगे तो पीला है, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र, तो पीला विशेषण हो गया, विशेषण हो गया ये, और ये विशेष हो गया। तो विशेषण विशेष का जहाँ संबंध बना, पीला वस्त्र, हमने केवल बोला इसका विग्रह किया, पीताम्बर का विग्रह किया सिर्फ पीला और वस्त्र। इस प्रकार से हमने अगर विग्रह कर लिया है तो वो बनेगा उसका पीताम्बर का, वो हो जाएगा कर्मधारय। और अगर हमने कर लिया इसका विग्रह दूसरी तरीका से, जैसे कि पीला है वस्त्र जिसका, पीला, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, तो ये हो गया बहुव्रीहि है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि दोनों आपको मिलेंगे नहीं, कर्मधारय या बहुव्रीहि ऑप्शन मिलेंगे नहीं। अगर दोनों मिलते भी हैं तो आपको क्या है, सीधा इसको पहले बहुव्रीहि पे टिक करना है, इसको वरीयता देनी है बहुव्रीहि। इसका विग्रह मान के चलना है कि पीला है वस्त्र जिसका, आपका आंसर वही सही होगा। आप बहुव्रीहि पर क्लिक कर दीजिए आंख बंद करके, तो आपका सही हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आजन्म शब्द में कौन से समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, द्विगु है नहीं, अव्ययी भाव है, सीधा है। क्वेश्चन सीधा है कि इसका आंसर है अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें आ जुड़ा हुआ है पहले, जन्म से आगे, जन्म भर की बात करी गई है, जन्म से लेकर, सॉरी, आजन्म। तो आजन्म सीधा है कि आजन्म है, यथासंभव है, अनुरूप है, भरपूर, भरपेट है, प्रतिकूल है, हाथों हाथ, प्रतिदिन, इस प्रकार के जो ऑप्शन रहते हैं ये सब अव्ययी भाव समास के रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रपाण में कौन सा समास है। कर्मधारय है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, तो बहुव्रीहि है, इसमें सीधा आंसर है बहुव्रीहि। में बता देता हूँ, ऑप्शन क्या बार बार टिक करना, बता दे रहा हूँ सीधा कि चक्रपाण, इसका विग्रह कर लीजिए आप। चक्र है पाण जिसके, मतलब चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है पाण में जिसके, मतलब हाथ में, तो चक्रपाण अर्थात तो भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से दशानन, रावण और ये सब बन जाते हैं, या तीसरे अर्थ निकलने लगते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। सीधा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान हो जाता है, कहीं ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा मेरे को आसान यही लगता है, किसी भी स्टूडेंट को ये तुरंत समझ में जाना चाहिए। मृगनयनी में कौन सा समास है। कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है या अव्ययीभाव समास है। तो दोस्तों मृगनयनी में उपमान उपमेय का संबंध है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें हमारा आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर ही हमने बहुत ही शॉर्ट किया है, तब इतना लंबा हो गया है। बहुत प्रैक्टिस सेट भी दे दिया है ना इसमें, इसके साथ इतना लंबा हो गया है। और एक प्रैक्टिस सेट और अच्छा सा बनाएंगे हमें, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए। वो प्रैक्टिस सेट देखने के बाद में ये टॉपिक ही पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा आपका। और भी इसी प्रकार हिंदी के संधि है, और भी कारक वगैरह सारी चीज़ें हैं, विशेषण वगैरह, ये सब कुछ पार्ट ऑफ स्पीच जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी हैं। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर हम आपको आगे टॉपिक देते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों ये आपको टॉपिक किस प्रकार अच्छा लगा या बुरा लगा, कैसा लगा, या आपको कोई कन्फ्यूजन रहा तो हमको कमेंट कीजिए। और दोस्तों इसी प्रकार ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम हेतु पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।